करते हैं तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। द टर्म ITES, सॉरी, it relates to which of the following? Information technology and enabled services, information technology and electronic services, incoming technology and early solutions, income tax and excise services. Question number 1, what will be the answer for question number 1? So ITES ये टर्म इनमें से किसको रिलेट करती है? यस, वेरी करेक्ट, ये रिलेट करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनेबल्ड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 2, goal before RBI to help the economy to come out of ongoing depressed economic activity, what type of monetary policy it should follow? RBI का गोल है कि उसको हेल्प करनी है इकोनॉमी जो डिप्रेस्ड चल रही है उसको वहां से निकालना। इसके लिए रिजर्व बैंक कौन सी पॉलिसी फॉलो करेगा? टाइट मनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, एडहॉक मॉनेटरी पॉलिसी। तो कौन सी पॉलिसी फॉलो करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 2, which policy will be followed? Question number 2, so which policy will be followed? B, C, B, B, A, C, B, C, C, C आंसर भी ज्यादा है, पहले B आंसर ज्यादा थे, B भी बीच में आ रहे हैं आंसर्स, B, B, C, C। So let us see टाइट मनी पॉलिसी में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन टाइट मनी पॉलिसी। सो टाइट मनी पॉलिसी में जो लिक्विडिटी है और जो कॉस्ट ऑफ मनी है, तो कॉस्ट ऑफ मनी इसमें एक्सपेंसिव होगी, लिक्विडिटी इसमें लेस होगी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, तकरीबन जो टाइट पॉलिसी है उसी को हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी भी बोल देते हैं। एडहॉक पॉलिसी नाम का कुछ नहीं है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, तो ये पॉलिसी में लिक्विडिटी को इंप्रूव किया जाएगा और कॉस्ट ऑफ मनी को रिड्यूस किया जाएगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन में रिजर्व बैंक फॉलो करेगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी। आरबी विल फॉलो एक्सपेंशनरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 3, इन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट इनिशिएटेड बाय आरबीआई? कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी के अंदर इनमें से कौन सा एक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो नहीं करता? सीआरआर को इंक्रीज करना, रेपो रेट को इंक्रीज करना, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना, या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई इनमें से क्या नहीं करता है? दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। Question number 3. So what is not done by RBI? सो इंक्रीज इन सीआरआर, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी तब होती है जब इन्फ्लेशन है। जब इन्फ्लेशन है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, और जब ग्रोथ करनी है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। तो इसमें सीआरआर को इंक्रीज किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी में रेपो रेट को भी इंक्रीज किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट अपने आप बढ़ जाएंगे उसके कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये तीनों एक्शन हैं जो आरबीआई लेगा और हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? अगर एसएलआर को इंक्रीज किया जाए तो उसकी कुछ इंप्लीकेशंस होती हैं, आपको बताना इनमें से कौन सी इंप्लीकेशन नहीं है। इट हेल्प्स इन रिस्ट्रिक्टिंग द क्रेडिट एक्सपेंशन, इट एंश्योर्स द सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, it compels banks to invest more in government securities, it ensures the reduction in rate of interest in general। तो कौन सी इंप्लीकेशन आपको लगता है कि सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? क्वेश्चन नंबर 4, यस अमोद, यू मस्ट अपीयर इन लीगल के पेपर में जरूर अपीयर करो, नहीं छोड़ना है उसको, उसकी अच्छी प्रिपरेशन करो, पास करो उसको। सो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर डी, आंसर डी, आंसर डी, आंसर बी। डी आंसर ज्यादा है, एक आंसर बीच में बी है।
तो इम्प्लीकेशन क्या क्या? इट हेल्प्स रिस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट एक्सपेंशन। यस, इट हेल्प्स, बिकॉज जो आपके डिपॉजिट्स आते हैं उनका 4.5% CRR में चला जाता है। मोटे तौर के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, नॉट ओनली डिपॉजिट, टोटल लाइबिलिटीज NDTL का। और उसका 18% आपका SLR में चला जाता है। बाकी मेजर पोर्शन जो बचता है, मे बी अराउंड यू कैन से 77% या वट एवर इट इज, वो चला जाता है लोन्स में। अगर SLR को इंक्रीज कर देंगे तो ये लेटेस्ट से 19% कर दिया, तो लोन के लिए पैसा कम बच जाएगा। इसीलिए ए इज करेक्ट। सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यस, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि SLR में इजिली लिक्विडेबल सिक्योरिटीज हैं। इट कंपेयर्स बैंक टू इन्वेस्ट मोर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये बन जाएगा, इट इंश्योर्स रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। नो, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटेंगे, रादर उल्टा पॉसिबिलिटी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेट एट विच बैंक पार्क्स देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी इज कॉल्ड। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर बैंक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को RBI के पास रखते हैं, उस रेट को क्या कहा जाता है? उस रेट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इट इज कॉल्ड? Question number 5. So 5C, 5B, 5B, B, A, C, B, C, B, B. Yes, उस केस में ये फंड्स प्लेस होते हैं रिवर्स रेपो रेट के ऊपर। सो इस रेट के ऊपर, रिवर्स रेपो के ऊपर, क्योंकि रिवर्स रेपो में बैंकों का पैसा RBI के पास जमा होता है। अब रिवर्स रेपो के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तब ये फैसिलिटी आ गई है, जब बैंकों के पास सरप्लस मनी है तो वो SDF में पैसा डिपॉजिट करवा देंगे। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये इसी साल 2022 में 2022 के अंदर ये नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When RBI finds that there is too much money floating in the banking system, तो इनमें से RBI किस एक्शन को इनिशिएट करेगा? Too much money floating in the banking system, रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, अंडरटेक करेगा रेपो ट्रांजेक्शंस को, अंडरटेक करेगा रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस को। क्वेश्चन नंबर 6, टू मच मनी विद द बैंकिंग सिस्टम, too much money with the banking system. Question number 6, answer A, B, A, B, A आंसर ज्यादा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? टू मच मनी फ्लोटिंग इन द बैंकिंग सिस्टम। सो दिस मीन बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी जो है वो एक्सेसिव है। RBI को इस लिक्विडिटी को रिड्यूस करना है। अगर RBI रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है तो रेपो रेट किसको अफेक्ट करेगा? तो बैंक RBI से कम पैसा उठाएंगे, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही टू मच एक्सेसिव लिक्विडिटी है। तो इसको सही करने के लिए RBI क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। सॉरी, ये जो पहले दो आंसर हैं ये कॉस्ट ऑफ मनी को अफेक्ट करते हैं, डिमांड सप्लाई को अफेक्ट नहीं करते। सो A एंड B ये सप्लाई को अफेक्ट नहीं करते, कॉस्ट को और डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन डिमांड को रिफ्लेक्ट करती है। सप्लाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन अंडरटेक करेगा, क्योंकि रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में जो बैंकों का डिपॉजिट है वो चला जाएगा RBI के पास। तो इसलिए RBI अंडरटेक करेगा रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन को। तो आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फिस्कल पॉलिसी के दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? बजट एंड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सपेंडिचर अर्निंग, स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। सो दो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं फिस्कल पॉलिसी के? क्वेश्चन नंबर 7, फिस्कल पॉलिसी के दो
मेन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? सो आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बी, आंसर डी, बी बी डी बी डी बी 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 डी। तो ज्यादा आंसर बी के हैं, कुछ आंसर डी के भी आ रहे हैं। चलिए इसको ठीक से जान लेते हैं। तो दो इंस्ट्रूमेंट फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से होते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में क्या होता है? एक पैसा खर्च कहां पे किया जाए और दूसरा पैसा मोबिलाइज कहां से किया जाए। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं गवर्नमेंट के पास, स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन के। तो आंसर हमारा बन जाएगा डी। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर गलत रहा तो इसको ध्यान से नोट कर लेंगे कि ये दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये स्पेंडिंग है और टैक्सेशन है। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आ भी चुका है। सो कई सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें आपको मिलेंगे, जो बार बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना बनी रहती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेज एंड मींस एडवांसेस, रेपो रेट एंड बैंक रेट। तो इनमें कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है? नॉट ए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें मॉनेटरी पॉलिसी का टूल कौन सा नहीं है? सो आंसर बी बी बी, ये तो बी दिया जा रहा है। सो सभी का बी एंड दैट इज करेक्ट ऑल्सो। सॉरी फ्रेंड्स। सो वेज एंड मीन्स एडवांस। चलिए इसका सप्ली क्वेश्चन है, आंसर आपका ठीक हो गया बी। वेज एंड मीन्स एडवांस कौन देता है और किसको देता है? ये बता दीजिए। वेज एंड मीन्स एडवांस कौन देता है और किसको देता है? क्वेश्चन नंबर 8। सो वेज मीन्स एडवांस आरबीआई देता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल अंडर सरफेसी एक्ट कैन बी थ्रू। तो सरफेसी एक्ट में अगर एसेट को सेल करना हो तो प्राइवेट टीटी के थ्रू, पब्लिक टेंडर के थ्रू या पब्लिक ऑक्शन के थ्रू होती है, या इनमें से किसी के भी थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सो क्वेश्चन नंबर 9, सरफेसी एक्ट में जो एसेट को सेल करते हैं हम टू रिकवर द लोन सिक्योरिटी को, तो इनमें से किसके थ्रू होती है? सी डी सी 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 डी डी सी 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 डी सी। सी आंसर मेजॉरिटी का है, डी आंसर भी कई स्टूडेंट्स का है। तो ये सेल प्राइवेट एग्रीमेंट के थ्रू हो सकती है, करेक्ट। पब्लिक टेंडर के थ्रू हो सकती है, करेक्ट। पब्लिक ऑक्शन के थ्रू भी हो सकते हैं, तीनों में से हो सकते हैं। तो आंसर हमारा इसमें डी रहेगा। आमतौर के ऊपर आप पब्लिक ऑक्शन ही सुनते हैं, इसीलिए आपने केवल गैस वर्क किया लगता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप में से शायद कई स्टूडेंट को नहीं पता, केवल दे डिड द गैस वर्क। लेकिन गैस वर्क आपका यहाँ पे काम नहीं किया है। तो आंसर हमारा है एनी ऑफ द अबव, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स विच डिक्लेयर ए बोरोर एज विलफुल डिफॉल्ट आर रिक्वायर्ड टू सेंड रिपोर्ट टू। इनमें गलत कौन सा है ये आपको बताना है। अगर बैंक किसी बोरोर को विलफुल डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं तो ये रिपोर्ट किसको भेजनी है? आरबीआई को, सिबिल को, सेबी को, या इनमें से किसी को भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये रिपोर्ट किसको भेजनी है? क्वेश्चन नंबर 10, सो क्वेश्चन नंबर 10, ए डी बी ए बी ए बी बी ए। फ्रेंड, विलफुल डिफॉल्टर्स जिनका डिफॉल्ट अमाउंट 25 लाख एंड अबव है, इन सभी की जानकारी
इट इज टू बी सेंट टू सिबिल एंड ऑल CICs, जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, इनको ये जानकारी भेजनी है। और इसके साथ साथ RBI को भी ये इंफॉर्मेशन भेजनी है, यानी A को भी भेजनी है, C को भी भेजनी है। हमारा क्वेश्चन था गलत कौन सा है, तो गलत हो जाएगा हमारा SEBI। दिस मीन्स आवर आंसर विल बी C। आंसर विल बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन, when application is filed with DRT by the bank under provision of RDDB Act, DRT sends notice to the defendant means borrower को within how much period, ये पूछते हुए कि बैंक ने जो मांगा है उसे बैंक को क्यों नहीं दे दिया जाए। तो ये नोटिस DRT कितने पीरियड में भेजता है बोरर को? 7 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 45 डेज के अंदर, जब उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 11। सो ये कितने पीरियड में नोटिस भेजा जाता है? C यस, आंसर C इज अ करेक्ट। 30 डेज में ये नोटिस भेजना होता है DRT को टू द बोरर। क्वेश्चन नंबर 12, फर्म हैड एस्टिमेटेड सेल ऑफ 25 लाख 2009 के लिए, 40 लाख 10 के लिए, 60 लाख 11 के लिए। एक्चुअल अचीवमेंट इज 30, 40 एंड 55। What is relative cyclical residual for 2010 in this case? Relative cyclical residual कितना है इस केस के अंदर? चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, स्टैट वाला है, लंबा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देने में हमें टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंडेक्स फॉर मेजरिंग सीजनल वेरिएशन इन टाइम सीरीज इज बेस्ड ऑन। जो इंडेक्स है टू मेजर सीजनल वेरिएशंस इन टाइम सीरीज, उसका बेस क्या है? 0, 10, 100, और ये चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ दीजिए, गो टू क्वेश्चन नंबर 13। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 13। सीजनल वेरिएशंस मेजर करने के लिए जो इंडेक्स है उसका बेस क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? क्वेश्चन नंबर 13। सो डी आंसर डी जो है वो गलत आंसर है। उसका बेस रहता है 100। 100 उसका बेस माना जाता है। हम कहते हैं 2012 किसके बराबर है? 100 के बराबर वो उसका बेस है। उसी के बेसिस के ऊपर फिर आप सीजनल वेरिएशन फॉर डिफरेंट ईयर्स करते हैं। तो आंसर इज C। तो आंसर डी गलत आंसर आपने दिया, आगे के लिए इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एस्टीमेट? इनमें कौन सा एस्टीमेट है, टाइप ऑफ एस्टीमेट है? पॉइंट एस्टीमेट, इंटरवल एस्टीमेट, रेंज एस्टीमेट, जनरल एस्टीमेट। 1 से 4 सभी एस्टीमेट्स हैं, 1 और 2 केवल एस्टीमेट्स हैं, 3 और 4 केवल एस्टीमेट्स हैं, 1, 2, 1, 3 और 4 एस्टीमेट्स हैं। तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एस्टीमेट है? क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ एस्टीमेट? क्वेश्चन नंबर 14। 14 आंसर बी, आंसर बी, आंसर बी, 3 आंसर बी के अभी तक आए हैं। बाकी आंसर्स मैं वेट कर रहा हूं। बी बी बी, यस करेक्ट। तो हमारे पास 2 तरह के एस्टीमेट्स हैं, वन इज पॉइंट एस्टीमेट एंड अदर इज इंटरवल एस्टीमेट। रेंज या जनरल एस्टीमेट के नाम से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ पॉइंट एस्टीमेट इज नॉट करेक्ट? पॉइंट एस्टीमेट के जो फीचर्स हैं उनमें गलत कौन सा है? पॉइंट एस्टीमेट इज ऑफन इनसफिशियंट। Point estimate is either right or wrong. Point estimate is much more useful if it is accompanied by an estimate of the error that might be involved. या इनमें से कोई भी नहीं। हमने बताना है गलत कौन सा है फीचर। क्वेश्चन नंबर 15 में Which of these features is wrong one? कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 15, which one is wrong? 15 का C रॉन्ग है, ऐसा लिखना है शाजिया का। B, A, B, D, तो यहाँ पे तो पूरा कंफ्यूजन है। A, B, C, D तीनों आंसर आ चुके हैं।
सॉरी, चारों आंसर्स आ चुके हैं, ए बी डी। चलिए चेक कर लेते हैं कौन से एस्टीमेट के फीचर्स इसमें गलत हैं। पॉइंट एस्टीमेट ऑफन इनसफिशिएंट है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉइंट एस्टीमेट इधर राइट है या रॉन्ग है, ये भी सही स्टेटमेंट है। पॉइंट एस्टीमेट मच मोर यूजफुल है अगर कंपनी होता है एस्टीमेट ऑफ एरर के साथ जो उसमें इन्वॉल्व है, ये भी सही है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है? ध्यान से पढ़ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं और फिर उसके बेसिस के ऊपर ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाएं, नॉर्मली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, लंबे होते हैं, हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एक से ज्यादा उसमें एस्पेक्ट्स रहते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से करेक्ट हैं। सैंपल मीन कैन बी एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन, सैंपल मीन कैन नॉट बी एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, sample proportion can be used as an estimator of the population proportion, sample proportion cannot be used as an estimator of the population proportion। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो 1 एंड 4 करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है, 2 एंड 4 करेक्ट है, या 2 एंड 3 करेक्ट है। सो इनमें 2 करेक्ट हैं, 2 गलत हैं। आपको तलाश करना है कि कौन से करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सो आंसर ए, आंसर बी, आंसर बी, आंसर बी, बी, डी, बी, बी। यस, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी के लिए आंसर की। आंसर बी, बी, डी, कंफ्यूजन है। चलिए देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट है। सैंपल मीन शेल कैन बी एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सैंपल मीन कैन नॉट बी, ये गलत होगी ऑटोमेटिकली। अगर ये कैन है तो ये कैन नॉट गलत हो गई, तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट होगी। सैंपल प्रोपोर्शन कैन बी यूज्ड एज एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यस ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो 4 नंबर ऑटोमेटिकली गलत हो गई, यानी हमारा आंसर बी सही हो गया। 1 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंपल साइज इज इंक्रीज्ड, सैंपल साइज को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, इट इज ऑलमोस्ट सर्टन दैट वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, दिस रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए गुड एस्टिमेटर। सो एस्टिमेटर के कई फीचर्स हैं, अनबायस्ड, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी। तो आपको लगता है कौन सा इसमें करेक्ट बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा फीचर की हम यहां पे बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आ गए हम। तो 17 का आंसर क्या रहेगा? So what is the answer for question number 17? A, C, A, C, 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 D, A, D, A, C। So फिर कंफ्यूजन है, ए आंसर भी है, सी आंसर भी है काफी सारे स्टूडेंट्स का, और कुछ का डी भी है। सैंपल साइज को अगर इंक्रीज करें तो ऑलमोस्ट ये सर्टन है कि स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू क्लोज हो जाता है, पॉपुलेशन पैरामीटर के पास पास आ जाता है। तो अगर पहले सैंपल हमारे पास लेटस से 256 है, फिर सैंपल को इंक्रीज कर देते हैं हम लेटस से 1020, तो ये तय है कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर के साथ पास आ जाएगा। तो ये फीचर है कंसिस्टेंसी का फीचर। तो दिस इज कॉल्ड द फीचर ऑफ कंसिस्टेंसी, उसका पॉपुलेशन पैरामीटर के पास आ जाना, वैल्यू के पास आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ब्रांच 10 वेरी हाई नेटवर्थ डिपॉजिट अकाउंट उसने पकड़े, बैलेंस इनमें आता है ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अकाउंट्स हैं इन लोगों के, और ये बैलेंस है उनके अंदर या डिपॉजिट है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ये हमने आंसर कल निकाल करके लेके आना है, इसको नोट कर लीजिए। कल इसका आंसर निकाल करके इसको केयरफुली नोट कर लेना है आपने। सो क्वेश्चन नंबर 18, सो क्विकली इसको नोट कर लीजिए, मुझे कंफर्म कर देना जब आप इसको नोट। इंडिविजुअल है, सो जो वेरिएबल का वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, फिर उस डिफरेंस अमाउंट का स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसको ऐड कर लेते हैं,
ऐड करके हम डिवाइड करके वेरिएंस निकालते हैं और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। 5 स्टेप्स में नॉर्मली आपका निकल आता है। तो अगर नोट कर लिया तो मुझे फटाफट कंफर्म कर दें सो दैट वी प्रोसीड फर्दर। चलिए अगले क्वेश्चन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन सच ए वे दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन इज फुल्ली रीच्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कनेक्शन। सो सिंपलेक्स मेथड जो है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर वो एक इटरेटिव प्रोसेस है जिसमें एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन इस तरह से हम निकालते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज या मिनिमम करने का वो तकरीबन हमारा पूरा हो जाता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उस कॉन्टेक्स्ट में आपको सही लगती है? ईच इटरेशन इन दिस प्रोसेस इज इंक्रीजेस द डिस्टेंस मैथमेटिकल और ग्राफिकल फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ईच इटरेशन इन दिस प्रोसेस शॉर्टन्स, तो इंक्रीज करती है कि शॉर्टन करती है, तो ये हमें तय करना है। देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस मैथमेटिकल ग्राफिकली फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड नो स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 20, question number 20, which statement out of these is correct statement regarding simplex method under linear programming? So 30 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 30 नहीं है। सो 20 का ए, 20 का बी, बी बी बी, यस मैं वेट कर रहा हूं। बी डी, बी के आंसर ज्यादा है एंड इंसिडेंटली स्टेटमेंट बी जो है सही स्टेटमेंट है। सो ईच इटरेशन इन दिस प्रोसेस शॉर्टन द डिस्टेंस, डिस्टेंस को कम करती है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लीनियर प्रोग्रामिंग द स्लैक वेरिएबल्स enter the objective function but receive a coefficient of what and do not influence the final result. तो but receives the coefficient of what and do not influence the final result. लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्लैक वेरिएबल्स है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एंटर करता है लेकिन वो रिसीव करता है कोफिशिएंट ऑफ व्हाट एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 21, question number 21, so what is the answer for question number 21? yes, answer is C. so ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर C है एंड आंसर C is correct as well. Optimum mix of firm assumes a given set of constraints. so optimum mix जो है किसी भी फर्म का वो assume करता है given set of constraints. if a constraint is added, relaxed, not changed, a shadow price results and simply shows the change in the contribution margin per unit or in cost thereby results. तो ये कंस्टेंट को हम ऐड करें कि रिलैक्स करें कि चेंज ना करें या नॉन ऑफ द अबव, तो क्या हमारा आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए व्हाट विल बी आवर आंसर? सो कौन सा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए? सो उसको ऐड कर दिया जाए या पहले से वो है इसको रिलैक्स कर दिया जाए या उसमें कोई चेंज नहीं की जाए? So yes, answer A is correct answer. Let us go to question number 23. Dynamic programming is the best suited for decision but must be made in promptness, sequence, emergency, haste. Dynamic programming is best suited for decisions that must be made and that influence future decisions in the sequence.
तो वो डिसीजन जो प्रॉम्प्टनेस के साथ किए जाएं, सीक्वेंस में किए जाएं, इमरजेंसी में किए जाएं या हेस्ट में, जल्दी में किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. What will be the answer? Question number 23. So ज़्यादा आंसर B के हैं. आंसर B is correct also. Made in the sequence. Next question. In a manufacturing company has several plants in different cities and serves customer in various other cities. It wants to know the best way to schedule shipment from various plants to various customers and has been advised that problem can be solved using linear programming. In transporting cost minimization problem, the usual coefficient of the objective function would be. तो मिनिमाइजेशन करना है प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग को लेकर के, तो इस पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन वुड बी यूजेज, रेट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, शिपिंग कॉस्ट या टाइम एस्टिमेट फॉर द क्रिटिकल पाथ. सो द यूजुअल कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा इसके अंदर? Question number 24. So which of these will be coefficient of objective function? So answer D, answer C, answer D, answer D. आंसर बी, आंसर ए, चारों के चारों आ रहे हैं. इट मीन कंफ्यूजन है, तो इट विल बी द शिपिंग कॉस्ट, यानी आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a system of inequality for a linear program model, to equalize an inequality such as 3x plus 2y is equal to 15, what will be required to be done? क्या करना पड़ेगा हमें? In a system of inequalities for a linear programming model, to equalize an equality such as 2x plus 2y equal to 15, तो क्या हमें करना पड़ेगा? इन्वर्ट द इनइक्वालिटी, एड द स्लैक वेरिएबल, एड आर्टिफिशियल वेरिएबल, मल्टीप्लाई ईच वेरिएबल बाय -1. इन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी विल डू? क्वेश्चन नंबर 25. तो स्लैक वेरिएबल हम उसमें ऐड कर देंगे. सो वी विल ऐड ए स्लैक वेरिएबल एंड वी विल रीच दैट रिजल्ट. तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. According to which theory out of these on motivation, the motivation to act develops after person compares the input outcome with identical ratio in comparison to other persons? इनमें मोटिवेशन की वो कौन सी थ्योरी है जिसमें हम कंपेयर करते हैं इनपुट को और आउटकम को? इनपुट आउटपुट भी कह सकते हैं. विद आइडेंटिकल रेशियो इन कंपैरिजन टू अदर पर्संस, वो एडम्स इक्विटी थ्योरी है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है, विक्टर रूम की थ्योरी है, या रीइंफोर्समेंट थ्योरी है? क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26. So question 26, answer B, B, A, C, B, C, B, B, C, B, C. Variable answers हैं. It means there is a confusion. इनपुट आउटकम ये रेशियो है, आइडेंटिकल रेशियो इसके जिक्र किया है. यहीं से हमें आंसर पता चल जाना चाहिए. सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. तो ये थ्योरी है एडम्स इक्विटी थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 26.
Job enrichment, enlargement, satisfaction or rotation means higher responsibility. It gives more decision making, planning and controlling power. तो इनमें से कौन सा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा जिससे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग पावर ज्यादा मिलेंगी? जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन या जॉब रोटेशन? क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27? क्या आंसर रहेगा? सो आंसर ए बी, ए बी, ए बी, बी और ए के बीच में आंसर है। ए के आंसर ज्यादा है और आंसर ए करेक्ट है। इसको हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में हमें ज्यादा पावर्स मिल जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में, और साथ में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है। A set of expected behavior pattern attributed to someone occupying a given position in a social unit, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या कहेंगे? जॉब, रोल, पावर या असाइनमेंट? क्वेश्चन नंबर 28, क्या कहा जाएगा इसको? सो इट विल बी कॉल्ड व्हाट? इसको क्या कहेंगे? What it will be called? So answer B, A, B, B, A, A, B, B, B. So this is called role. इसको हम रोल कहते हैं। रोल क्या है? एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न का एक सेट है जो अराइज होता है गिवन पोजीशन के कारण। सो आप बैंक के अंदर क्लर्क हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन अलग है। आप बैंक के अंदर ऑफिसर हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन अलग है। आप बैंक के अंदर मैनेजर हैं, सो आपसे बिहेवियर जो पैटर्न है अलग है, वो एक्सपेक्टेशन है एक अलग बिहेवियर पैटर्न की। तो ये इसके कारण है क्योंकि आप वो पोजीशन में बैठे हो। रोल सेट कन्फ्लिक्ट टेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? सो रोल सेट कन्फ्लिक्ट जो है इनमें से कौन सा फॉर्म लेता है? रोल एम्बिग्युटी का, रोल एक्सपेक्टेशन का, रोल ओवरलोड का, रोल इरोजन का या रोल आइसोलेशन का? तो 1 से 5 सभी, 1 से लेके 4, 2 से 5 सभी, या 1, 3 एंड 5 ओनली? क्वेश्चन नंबर 29. रोल सेट कन्फ्लिक्ट इनमें से कौन सा फॉर्म लेता है? रोल सेट कन्फ्लिक्ट इनमें से कौन सा फॉर्म लेता है? सो 29, ए बी, ए बी, ए। यस करेक्ट, ये सारे के सारे ही फॉर्मेट लेता है ये। क्वेश्चन नंबर 30. When a person finds that certain functions which he would like to perform are being done by someone else having a different role, तो इसको क्या कहेंगे? रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट, रोल ओवरलोड, रोल इरोजन या रोल आइसोलेशन? तो इसको क्या कहा जाएगा? What it will be called? सो क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इट विल बी कॉल्ड? क्या कहेंगे इसको?
C, C, D, C, 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 A, C, C. Yes, most of the answer C है and that is correct also. तो इसको हम कहेंगे रोल इरोजन। जब हमें लगता है कि ये ड्यूटी तो हमारी थी लेकिन ये कोई और कर रहा है, तो that is called रोल इरोजन। Question 31. Type of compensation of which of the following is not matched properly? So compensation के different name है, जैसे सैलरी है, wages हैं, टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट को सैलरी मिलती है, सुपरवाइजर को सैलरी मिलती है, क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटर को सैलरी मिलती है, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड को वेजेस मिलती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है, विच डज नॉट मैच। क्वेश्चन नंबर 31, विच डज नॉट मैच, कौन सा मैच नहीं करता है। Which does not match? यस, इसमें ए मैच नहीं करता है, बाकी तो मैच करते हैं। आंसर विल बी ए। चलिए ये बता देंगे कि ए में सैलरी लिखा हुआ है, अगर मैच करवाना होता तो हम इसको क्या कहते, ए को मैच करवाने के लिए क्या लिखते। ये आपका सप्ली क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 का। आपका आंसर ए करेक्ट है। आपको बताना है कि अगर इस आंसर को भी सही बताना होता तो सैलरी की बजाय हम क्या लिखते, व्हाट वुड हैव बीन राइटिंग इंस्टेड ऑफ सैलरी। तो क्या लिखते उसको हम, यस, तो वो होता रिमोनरेशन। सो टॉप मैनेजमेंट के लिए कहते हैं रिमोनरेशन, सुपरवाइजर और क्लरिकल एडमिन स्टाफ को देते हैं सैलरी, और बाकी जितने भी ये लोग हैं जो बेसिकली फैक्ट्री में काम करते हैं इनको हम देते हैं वेजेस। चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। आई एम श्योर आज की क्लास आपको यूजफुल लगी होगी। थोड़ा फीडबैक दे देंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी।